मैं इस मुल्क के सबसे नामवर सहाफी को बुलाऊंगा, छोटा सा हम उनके साथ सेशन करेंगे पाकिस्तान के हालात और दुनिया के हालात में। जितना इन्हें पता है वो किसी को नहीं पता। आपकी पुरजोर तालियों में जनाब सुहेल वलाई साहब तशरीफ लाए। सक्कर वैसी इस्तकबाल करो जो तुम करते हो अपने बड़ों का। और सुहेल साहब पंजाब से सिंध के लिए, सक्कर के लिए मोहब्बत का पैगाम लेके आए। सुहेल साहब तशरीफ रखें। सुहेल साहब अंग्रेजी के उस्ताद हैं, जंग ग्रुप के एडिटर हैं, सरबराह हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे भी इनकी नजर है, पाकिस्तानी सियासत पे पिछले 45 साल से इनकी नजर है। तो मैं इनसे थोड़ी सी बातें करूंगा, उसके बाद मुशायरे का भी आगाज होगा, म्यूजिक का भी आगाज होगा और जो चला जाएगा वापसी में उसको जगह नहीं मिलेगी। सुहेल साहब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लाहौर से दुबई में थे। अभी सारे सोशल मीडिया पे सोनम कपूर के साथ आपकी फोटो छपी हुई है और आप ज्यादा हसीन लग रहे हैं। तो ये जो सक्कर है, पिछले साल भी आप ड्राइव करके लाहौर से आए थे इस शहर और इस सूबे की मोहब्बत में, और अभी भी फिर आए और आप देख रहे हैं कि 99.99% नौजवान हैं IBA के, सिंध की बाकी यूनिवर्सिटियों के। तो इनके मुस्तकबिल की, इनके फ्यूचर की, इनके लिए आप पूरी दुनिया में जाके प्रोग्राम करते हैं। आपको कोई उम्मीद नजर आती है? देखें जी, पहली तो बात यह है कि मोहब्बत की शेर व शायरी के बाद कोई भी महफिल जमती नहीं है लेकिन मुझे इन बच्चों में ही पाकिस्तान की उम्मीद है। देखिए, पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क इसलिए है कि अगर पाकिस्तान के क़याम का जायज़ा लिया जाए तो उसकी सिर्फ एक वजह थी और वो थी तालीम। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना होती, अगर मुसलमान नौजवान पढ़े ना होते तो पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता था। इसलिए पाकिस्तान की जो तरक्की है वो तालीम में वाबस्ता है। और तालीम यहाँ पे IBA में मैं पिछली दफ़ा भी आया, मैंने यहाँ यूथ को देखा और मुझे यूँ लगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल यही तो है। देखिए, कोई दुनिया की किसी मुल्क की मिसाल ले लें, मैं आपको हैरान करना चाहता हूँ ये कहकर कि पाकिस्तान में तालीम से जितनी मोहब्बत है, मेरा चैलेंज है दुनिया में इतनी मोहब्बत किसी और कौम को नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी क्या वजह है कि तालीम हमारी घुट्टी पे पड़ी हुई है। और हमारी माएँ, हम जब नर्सरी स्कूल में भी जाना शुरू करते हैं तो वो सुबह हमें तैयार करती हैं, कपड़े पहनाती हैं, बाप छोड़ने जाता है, लेने जाता है। मैंने ना अमेरिका में ये देखा है, ना बरतानिया में देखा है, ना इंडिया में ये देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है कि वालिदैन को कितना शौक है अपने बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि तरक्की का पाकिस्तान में वाहिद सीढ़ी तालीम है और आप सब माशाल्लाह उस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और यही मुल्कों को तरक्की देती है। सिर्फ इतनी बात है, एक कमी है तालीम की क्वालिटी की। आपने दुनिया में आप वही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो अमेरिका में पढ़ा जाता है, लेकिन वहाँ क्वालिटी बहुत बुलंद है। अगर आप भी अपने मयार को बेहतर कर लें तो दुनिया में फिर हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकेगा। सुहेल साहब, बहुत सारे लोग मायूसी फैला रहे हैं, आपस में लड़ाने की कोशिश होती है कि सिंध में ये हुआ, पंजाब ने ये किया। आप मेरे साथ बलूचिस्तान भी गए, हजारों नौजवानों की मोहब्बत आपने देखी है। तो इस मुल्क को जिसको टुकड़ों में एथनिक तकसीम, सेक्रेटेरियन तकसीम, पॉलिटिकल तकसीम, हम किस तरह यकजा कर सकते हैं और कल्चर का क्या रोल है उसमें और मीडिया का क्या रोल है? देखिए, अमेरिका जो था, आपको याद होगा जब सिविल वार हुई तो अमेरिका के अंदर दो अमेरिका बन गए थे। एक अमेरिका वो था जो गुलामों की आज़ादी का कायल था और एक अमेरिका वो था जो गुलामों को रखना चाहता था। फिर आपको पता है कि बिल्कुल उनकी एक यूनियन बनी जिसको आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं।
تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 57 یا 51 جو مختلف ریاستیں ہیں ان کو کیسے اکٹھا رکھا جائے. ہر ایک کا کلچر الگ تھا, زبانیں بھی الگ تھیں, مختلف ملکوں سے لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دو چیزوں کا سہارا لیا جو ہمیں بھی لینا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ انصاف کی بنیاد جو ہے وہ رکھنی چاہیے, چاہے کوئی چھوٹا بھائی ہے چاہے کوئی بڑا بھائی ہے. اگر ہم انصاف کریں گے, اگر انصاف نہیں کریں تو بھائی بھی ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہیں, والدین سے بھی بچے الگ ہو جاتے ہیں. تو پہلا طریقہ ہوتا ہے انصاف. جب آپ انصاف کریں گے تو پھر لوگوں کو شکایات نہیں پیدا ہوں گی. دوسرا طریقہ ہے موٹر ویز. دوسرا طریقہ ہے موٹر ویز. امریکہ میں اس کو ہائی ویز کہتے ہیں. اب میرے بہت سے بھائیوں نے کبھی لاہور نہیں گئے ہوں گے, کبھی سرگودا نہیں گئے ہوں گے, کبھی میرے شہر جور آباد نہیں گئے ہوں گے. تو اسی طرح میرے جور آباد کے لوگ کبھی سکھر نہیں آئے ہوں گے. جب تک آپ ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں, آپ کو جو بھی سنایا جائے گا آپ یقین کر لیں گے. آپ یہ سمجھیں گے کہ جور آباد میں تو سونے کے پھول نکلتے ہیں اور سکھر میں کائی اگتی ہے. حالانکہ وہاں بھی کائی اگتی ہے اور یہاں بھی کائی اگتی ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپس میں نہ ملنا, اس سے بھی غلط فہمیاں پھیلتی ہیں. آپ کو میں بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے لیجنڈز آف الیگزینڈر, سکندر اعظم کے بارے میں جو میتھالوجی ہے اس کا ذکر ہے اس کتاب میں. تو لکھا ہے کہ جو پہلا بندہ یورپین اس علاقے میں آیا, جو ظاہر ہے اس وقت تو پاکستان نہیں تھا, وہ بلوچستان کے راستے اس خطے میں آیا. اور اس نے جا کے جو کتاب لکھی اس میں اس نے کہا اس خطے میں دریائے سندھ بہتا ہے اور اس کے اندر دراصل سونا بہتا ہے, اور سونے کے اوپر جو محافظ ہیں وہ گرجے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہر ایک کی آنکھ میں کتنا فرق ہوتا ہے. دیکھنے والے کی, یا نہ سونا بہتا تھا تب, نہ اب سونا بہتا ہے, نہ اس وقت کوئی گرجے تھیں, چیلیں تھیں, نہ آج کوئی چیلیں ہیں. تو یہ دیکھنے کا آپ جس اینگل سے دیکھیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا. اینک بدل کے دیکھیں آپ کو منظر ہی بدل جائے گا. تو یہ چیزیں فرق ملو. تیسری بات ہوتی ہے کہ آپس میں مثلا ریڈیو نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو ایک ملک بنایا. آج ریڈیو سے بھی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے. تو ہمیں ان تین ٹیکنیکس کو استعمال کر کے انصاف, ابلاغ اور موٹر ویز, اس سے ہمارا ملک, اس سے کلچر, ایک دوسرے سے ہم روشناس ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اب اس بات کا کوئی چانس نظر نہیں آتا جو پہلے یہ تھا کہ جی فلاں صوبہ الگ ہو جائے گا, فلاں صوبہ یوں ہو جائے گا. محرومیاں تو ہیں, زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں وفاق سے. بڑا صوبہ ہو سکتا ہے آپ سے استحصال بھی کرتا ہو, بڑے بھائی اکثر استحصال بھی کر لیتے ہیں. لیکن اب ہماری اور یعنی پنجابیوں کی اور سندھیوں کی اور پشتونوں کی سٹیک ایک ہو چکی ہے. کیوں؟ ہم نے سب نے اسی کی اکانومی کے اندر رہنا ہے. آپ کے ایک طرف انڈیا ہے, آپ کی دوسری طرف افغانستان ہے, تیسری طرف ایران ہے. تو وہ جو پہلے ایک خواب دیکھے جاتے تھے کہ بھائی یہ ملک ٹوٹ کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, وہ خواب اب ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں. سب ملک اپنی اپنی جگہ پر بہت خوش ہیں, کوئی ہمیں نہیں لینا چاہتا, ہم کسی کو نہیں لینا چاہتے. ہم ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی چلے گا. سہیل بڑائی صاحب, آپ امریکہ میں بھی بہت پروگرام کیے ہیں, یورپ میں بھی. اب یہ جو پورا امریکہ کا جو 85 برس کا ایک بیوروکریسی اور ایک خاص اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ تھا, ایک آؤٹ سائڈر نے آ کے لیفٹ رائٹ سینٹر سے اس کو فٹ بال بنایا ہے. پوری دنیا پر مختلف طریقے سے, جیسے غزہ سیاح کے حوالے سے اس کا بیان ہے, جیسے یورپ کے خلاف اس کے بیان ہیں, کینیڈا کے خلاف, پناما کے خلاف, میکسیکو کے خلاف. تو آپ کو یہ کتنا لگتا ہے کہ ہم امریکہ کے اثر میں کتنا رہیں گے, اور آپ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ ایک ہم اپنی انڈیپینڈنٹ اس قابل ہو سکیں گے کہ ایک فارن پالیسی معاشی طور پہ خود کفیل ہوئے بغیر ہمیں
पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, यहाँ के हुक्मरानों को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि ट्रंप एक रूटीन से हटकर सदर हैं, जो आज तक 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है हमारी महबूबा जमहूरियत रही है, और जमहूरियत में हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अपना आइडियल समझते रहे हैं, जिसमें अमेरिका और बरतानिया दोनों निज़ामों का हम तजर्बा कर चुके हैं। हम सदारती निज़ाम भी देख चुके हैं, हम जो पार्लिमानी निज़ाम है वो भी देख चुके हैं और देख रहे हैं। तो मेरी बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान को ज़ाहिर है अपनी पाँव पे खड़ा होने पड़ेगा। अभी हम सबसे ज़्यादा तजारत अमेरिका के साथ करते हैं, हथियार वहाँ से लेते हैं, हम बहुत डिपेंडेंट हैं अमेरिका पर, और मुझे लगता है कि ट्रंप दौर में हमें अपनी पॉलिसी को आज़ादाना करना पड़ेगा, और मुझे ये लगता है कि ट्रंप भी चल नहीं पाएगा। मेरी बात आज नोट फरमा लें कि ये जो मुखालफतें वो क्रिएट कर रहा है, चाहे वो कनाडा मैक्सिको हो, चाहे गज़ा हो, चाहे यूरोप हो, ये अल्टीमेटली इसकी पॉलिसियाँ अगर आप पढ़ें जो इस पे पिछले दौर में किताबें लिखी गई, इसका हाल यही है कि एक मुआहदा करता था और फिर भूल जाता था और फिर दूसरा मुआहदा कर लेता था। तो अब तो उसमें फिर 4 साल गुजर चुके हैं, इसकी उम्र भी बढ़ चुकी है। तो ट्रंप से इतने खौफजदा ना हो दुनिया, मेरा ख्याल है ये खुद अपनी पॉलिसियों के जद में आके खुद ही गैर मकबूल हो जाएगा। तो सोहेल बड़ाई साहब, आपको पता है कि दुनिया में एक ज़माने में जो रियल वेल्थ थी वो पेट्रोल था, वो गल्ला था, वो सोना था, वो धातें थी, और यकसर ये AI, चैट GPT, डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी के बाद पूरा दुनिया का इकॉनमी का मॉडल चेंज हो गया। ग्लोबल साउथ महरूम होता चला गया, ग्लोबल नॉर्थ के पास सारी वेल्थ गई, और वो जो पेट्रोल की एक गुजारादारी थी वो भी खत्म होती जा रही है, और एक इनविजिबल सी इकॉनमी है कि दुनिया की सारी दौलत उस तरफ जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे नौजवानों को किस तरह से इन शोबों में आगे आके अपने मुल्क को भी कर्ज से छुड़ा सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को भी संवार सकते हैं? देखिए जी, जो ये तो इस्लाम में भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। हमें तो जो लेटेस्ट दुनिया की टेक्नोलॉजी है, आज आप अगर इसराइल ने गजा को हराया है तो आपको पता है कि कोई उसमें उन्होंने बहुत कम अपना जानी नुकसान किया है। उन्होंने इल्म और टेक्नोलॉजी से जो है हम मुसलमानों को शिकस्त दी है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ड्रोन से, और इस तरह की जो आज जो है तलवार की ताकत की, जज्बे की, इसकी अहमियत से ज़्यादा इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी और जहन की ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम उससे मुसल्ला नहीं होते उस वक़्त तक हमारी सर्वाइवल मुश्किल होती जाएगी। तो सोहेल बड़ाई साहब, आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क के लोगों के पास, आप मुझे ये बताइए कि 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि तालीम, सेहत, एजुकेशन, कल्चर, ये सारे शोबे सूबों को चले गए, और उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं कि हमारे फेडरेटिंग यूनिट हैं और हम एम्पावर हुए हैं, हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं। बस एक ये मसला हुआ है कि एक इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री भी बनी थी, वो कोई काम कर नहीं रही, और जब इंटर प्रोविंशियल हमारी कल्चरल रिलेशन नहीं है, सोशल रिलेशन नहीं है, लिटरेरी रिलेशंस नहीं है, वफूद के तबादले सिवाय आर्ट्स काउंसिल के ये काम कोई नहीं कर रहा। आप इसकी अहमियत के बारे में कुछ बताएंगे और आप क्या मशवरा देंगे हुकूमतों को इस हवाले से? नहीं जी, जितनी देर तक ये यकजहती नहीं होगी, आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा। मसलन मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि हर जो सोसाइटी होती है ना, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, मसलन मेरा तल्लक जाट वड़ाइच कबीले से है। अब अगर हम जाट वड़ाइच बैठे होंगे तो हम दूसरे कबीलों के बारे में नेगेटिव बात करेंगे कि वो फलां हैं, ये कंजूस हैं, ये बड़े बुज़दिल हैं, ये फलाने हैं। फिर इसी तरह हम सूबों के बारे में जब बात करेंगे वो भी हमारी नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है कि सिंधी जो हैं वो ऐसे हैं, पंजाबी ऐसे हैं, पठान जो हैं वो तो अगवा कर लेते हैं। सॉर्ट ऑफ ये बचपन से हम सुनते आते हैं।
لیکن یہ باتیں جب آپ ملتے جلتے ہیں آپس میں جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ سپرسٹیشیس ہے. جیسے سنی شیعہ ایک دوسرے کے بارے میں جھوٹی کہانیاں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں, لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں, انٹریکشن کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب افسانہ ہے. تو آپ کو ریالٹی کی طرف لے جانے کے لیے انٹریکشن بہت ضروری ہے, اور وہ اس وقت چونکہ اس کا فقدان ہے, جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا راستے نہیں کھلیں گے. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. 5-6 منٹ میں اذان ہونے والی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی قوم کے پاس ایک تو یہ کہ کیا بہت جذباتی قوم تو نہیں ہے, ہر ایک کے پیچھے لگ جاتی ہے, اور اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم ریشنل کیوں نہیں سوچتے؟ کیا تعلیم کی کمی ہے یا کوئی اور وجہ ہے, یا ہم مولا جٹ پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں؟ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ خرابی ہے کہاں؟ دیکھیں, اگر ناراض نہ ہوں, کچھ لوگ تو تنزیہ کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو مرچ کھاتے ہیں ان کا مزاج بھی تیز ہو جاتا ہے. تو انڈیا کے لوگ, ہم لوگ, بنگلہ دیشی, یہ تینوں مزاج کے تیز ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سائنٹیفک انالیسس کیا جائے تو ہمارے ڈی این اے میں ایک چیز کی بڑی کمی ہے جو کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ ریزولوشن, تنازعات کا حل. مثلا میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ ہندوستان اور پاکستان اور برطانیہ ان کے درمیان تقسیم کا معاملہ تھا. اب آپ دیکھیں, ایک طرف گاندھی اور نہرو تھے, دوسری طرف قائد اعظم محمد علی جناح تھے, تیسری طرف برطانیہ تھا. اب قائد اعظم اگر برطانیہ نہ جاتے, گاندھی اور نہرو اگر برطانیہ سے تعلیم حاصل نہ کرتے, اقبال اگر لندن جا کے نہ پڑھے ہوتے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ہندوستان نہ آزاد ہوتے نہ پاکستان بنتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہاں سے کانفلکٹ ریزولوشن سیکھا. ہمارے ہاں بہن بھائی لڑ پڑے تو زندگی بھر صلح نہیں کرتے, باپ بیٹا لڑ پڑے صلح نہیں کرتے, میاں بیوی آپس میں صلح نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ کہ صلح کرنے کے لیے لچک دکھانی پڑتی ہے. آپ اپنی پوزیشن چھوڑیں گے, دوسرا اپنی پوزیشن چھوڑے گا. پاکستان ایسے ہی بنا. ہندوستان چاہتا تھا پورا, یعنی گاندھی چاہتا تھا پورا ہندوستان اسے ملے, اسے چھوڑنا پڑا. پاکستان چاہتے تھے اس سے بڑا پاکستان ملے, پنجاب پورا ملے, بنگال ملے, انہیں سرنڈر کرنا پڑا. اور برطانوی چاہتے تھے کہ ڈومینین سٹیٹس دے کے جائیں, یہ آزاد ملک ہو گئے. تینوں کو اپنے اپنے موقف میں شکست ہوئی, لیکن تینوں کو فتح بھی ہو گئی. تو اس لیے کانفلکٹ ریزولوشن یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں اور ایک قابل عمل حل نکالیں. ہماری سیاست میں, ہمارے فارن پالیسی میں اسی چیز کا فقدان ہے کہ کوئی شخص اپنے موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتا. اگر وہ ہٹ جائیں تو 1 منٹ میں ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. عمران خان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, صوبوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے صرف پوزیشن کیا ہے کہ آپ ون ون سچویشن رکھیں. یہ نہ سوچیں کہ میں نے اگلے کو بالکل شکست دینی ہے, اس کو بھی سپیس دیں, خود بھی سپیس لیں. یہی دنیا میں جینے کا طریقہ ہے اور اسی سے دنیا آگے بڑھ سکتی ہے. آخری سوال, آپ نے اندازہ لگایا, آپ تاریخ کے طالب علم ہیں, دنیا کے علوم پہ آپ کی دسترس ہے, انگریزی کے آپ استاد ہیں. اچانک آپ نے دیکھا کہ کمیونزم بھی فارغ ہو گیا, کیپٹلزم بریک ہو رہا ہے, دولت کا سارا معاملہ کہیں اور جا رہا ہے. گھوڑے کا بنایا ہوا 150 سال کا جو گورننس کا نظام تھا وہ اے آئی نے اور چیٹ جی پی ٹی نے پاش کر دیا ہے. ہماری بیوروکریسی ابھی تک فائلیں 6-6 مہینے گھماتی ہے. سو آپ نے دیکھا جرمنی میں ایکسٹریم رائٹ جیت رہا ہے, برطانیہ میں یہی تحریکیں چل رہی ہیں, امریکہ کی مثال آپ کے سامنے ہے, یورپ اس طرف جا رہا ہے. پیپل آر گلوبلی ناٹ سیٹسفائڈ ود دی گورننس, ود دیئر گورننگ سسٹم, ود جو سرمایہ کی تقسیم کا نظام ہے. سو کوئی کیا نیا سورج طلوع ہونے کو ہے کیا؟ یہ سب جو پوسٹ ماڈرنزم, ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, کمیونزم, کیپٹلزم, یہ ساری
अपनी उम्र पूरी कर गए हैं या कुछ नया सूरज आपको क्या नजर आता है? देखें, जो भी आप कह लें, इंसानियत आगे बढ़ी है। अगर आप नेक्सस पढ़ें, जो कि नई किताब आई है, तो आप ये देखेंगे कि इंसान का जो सफ़र था वो जब उसने शुरू किया होमियो सैपियंस ने, तो उस वक़्त वो क्या थे और आज क्या है। और मैं पाकिस्तान के बारे में लोग हमेशा कहते हैं मायूसी है या उम्मीद नहीं है, हर चीज़ नीचे जा रही है। मैं सिर्फ हर एक से सवाल करता हूँ कि वो सिर्फ 15 साल पहले का अपना जायज़ा ले, 10 साल पहले का जायज़ा ले। क्या वो 10 साल पहले से बेहतर सूरत हाल में है या ख़राब सूरत हाल में है? क्या सखर 15 साल पहले इतनी यूनिवर्सिटियाँ थीं या नहीं थीं? क्या इतने तालिब इल्म थे या नहीं थे? अगर ये हैं तो हम आगे की तरफ गए हैं। आप इसको तस्लीम करें ना करें, तो बात यह है कि हम, हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, हम आगे जाते हैं क्योंकि हमारे अंदर, इंसान के अंदर आगे जाने का जज्बा है। कोई हुकूमत उसे चाहे ना चाहे, हमने तरक्की करनी है, हमने कंपटीशन में आना है, हमने आगे बढ़ना है। ये जहाँ भी इंसान रहते हैं वो आगे ही बढ़ते हैं। मैंने तो दुनिया में कहीं पीछे जाते इंसान नहीं देखे। अगर फौरी तौर पर उन्हें धक्का भी लग जाए, थोड़े पीछे भी चले जाएं, तो वो बाउंस बैक करते हैं, फिर उछल के आगे आते हैं। तो पाकिस्तान भी ऐसे ही है। 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, इन्होंने रोटी खानी है, इन्होंने कपड़े पहनने हैं, इन्होंने तालीम हासिल करनी है, तो स्पेस पैदा होगी। कैसे हो सकता है या टेक्सटाइल मिलने ना लगे, या कैसे हो सकता है अच्छे स्कूल और कॉलेज ना बने, कैसे हो सकता है या मालो दौलत क्रिएट ना हो। 23 करोड़ लोग जहाँ रहेंगे वहाँ लोग कैसे अमीर नहीं होंगे? कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल या किसी भी इलाके का मुस्तकबिल जो है वो कभी तारीख नहीं होता। ये सोच छोड़े, पाकिस्तान पहले भी बड़े गरीब हालात में बना था। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे मगरबी पाकिस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी जब पाकिस्तान बना, पंजाब यूनिवर्सिटी। कोई और यूनिवर्सिटी नहीं थी। कराची यूनिवर्सिटी भी बाद में बनी। सोहेल साहब, 1944 में सिंध यूनिवर्सिटी की रेजोल्यूशन मूव हो गई थी और उसका कैंपस उस वक्त कराची में था। बाद में जब पाकिस्तान बना और कराची कैपिटल हो गया, लेकिन बहुत बाद में बनी क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत पहले से थी। जी सर। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम मनफी पहलू तो देखते हैं, सियासी हंगामा आराई है, सेटल्ड नहीं है चीज़ें, कई दफ़ा डॉलर नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, मसाइल हैं। लेकिन क्या अमेरिका में रहने वालों के मसाइल नहीं हैं? क्या बरतानिया में रहने वालों के मसाइल नहीं हैं? हर एक मुल्क के अपने मसाइल हैं। अगर आप उनके जाके देखेंगे मसाइल, तो आप हैरान होंगे कि बेटा ही बाप को छोड़ के चला गया। वहाँ आप सुनेंगे कि जनाब बेटा जो है वो पता नहीं क्या से क्या हो गया। अब वहाँ जो है 18 साल के बाद बाप और बेटे का एक रस्मी सा तल्लक है, फैमिली ब्रेक हो जाती है। तो आप जो बरकत हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको भी मद्देनजर रखें। हाँ ठीक है, हमें भी उनके लेवल तक पहुँचना है, लेकिन आप जापान को मद्देनजर रखें। उन्होंने अपना फैमिली स्ट्रक्चर भी कायम रखा, अपनी जुबान भी कायम रखी, अपने कल्चर को भी कायम रखा, अपने रिश्ते भी बरकरार रखे। तो हमारा मॉडल ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी तहजीब, हमारा कल्चर और सबसे बढ़ के ये कि हमारी रवायात वो भी कायम रहे और साथ ही साथ हम तरक्की भी करें। सिर्फ तरक्की जो है वो भी तरक्की माकूस कहलाती है, और तरक्की, पॉजिटिव तरक्की जो है उस पर यकीन रखना चाहिए। आप सब लोगों के दमकते चेहरे, आप लोगों के अंदर जोश, आपकी मुस्कुराहटें, बच्चियों की इतनी तादाद में सखर में मौजूदगी, इससे मेरा हौसला पिछली दफ़ा भी बढ़ा। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा है कि 1 साल के अंदर बच्चों के कपड़े बेहतर हुए हैं, बच्चियों के चेहरों पे ज़्यादा रौनक मुझे नज़र आई है, वह बेहतर ड्रेसिंग मुझे नज़र आ रही है। और इससे मुझे लगता है कि यहाँ भी दुनिया की रोशनी अपनी ज़िया-पाशियाँ दिखा रही है। और अब आप सिर्फ सखर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं हैं,
دنیا کے کسی بھی جگہ کے اسٹوڈنٹ کو دیکھنا ہو آپ کو دیکھ لیں, آپ بالکل انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے.